नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम जिस घटनाक्रम की चर्चा करने वाले हैं, इस घटनाक्रम का जो संबंध है ये जुड़ता है अमेरिका से, जो जेट ईंधन ऑयल है उसके रिसाव से, और इसके साथ ही उत्तरी सागर से। बात करें तो अमेरिकी सेना के लिए जेट ईंधन ले जा रहा एक जो टैंकर है उसे मालवाहक पोत ने उत्तरी सागर में टक्कर मार दी, और इसके बाद दोनों जहाज़ों में आग लग गई। और इस आग लगने के कारण, इस टक्कर के कारण, जो अमेरिकी सेना के लिए जो जेट ईंधन ले जा रहा जो टैंकर है उससे बड़ी मात्रा में यहाँ पर ईंधन का रिसाव देखने को मिला है। और इस कारण से अब 2-3 प्रश्न खुलकर सामने आ रहे हैं जो चर्चा का विषय है कि क्या ये टैंकर जानबूझकर मारी गई है। दूसरी बात है कि पर्यावरणीय जो चिंता है कि आखिर बड़ी मात्रा में ये जो रिसाव हुआ है इसके क्या पर्यावरणीय समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। और फिर तीसरी बात ये आ रही है कि आखिर उत्तरी सागर है कहाँ जहाँ पर ये घटना हुई है। तो इन सभी बिंदुओं पर एक एक करके हम चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आखिर ये जो मामला है ये क्यों चर्चा में है। तो जैसा कि हमने बताया कि जो इंग्लैंड है उसके पूर्वी इंग्लैंड बोलते हैं उसके पास ही एक जो मालवाहक जहाज है, इसने अमेरिकी सेना के लिए जो जेट ईंधन है वो ले जा रहे एक टैंकर को क्या कर दी, टक्कर मार दी। और इस टक्कर से दोनों जहाज़ों में आग लग गई, और इस कारण से जो ईंधन है वो यहाँ पर नॉर्थ सी में क्या हो गया, फैल गया। और इस कारण से ये मामला अब सुर्खियों में आ चुका है। तो थोड़ा सा इससे जुड़े हुए जो घटनाक्रम है उन पर हम बात करेंगे। मामला आखिर क्या है, तो शिप्स कोलाइड इन नॉर्थ सी। तो यहाँ पर यही बात है कि जो जेट ईंधन है वो अमेरिकी सेना के लिए ले जा रहा एक टैंकर था, और इसको एक जो मालवाहक पोत है उसने क्या कर दी, हिट कर दिया, टक्कर मार दिया, और इस कारण से ये दुर्घटना घटित हुई। और इस कारण से अब ये महत्वपूर्ण प्रश्न हो जा रहा है कि आखिर क्या ये टक्कर जानबूझकर मारी गई है, और इस कारण से जो तेल रिसाव हुआ है उसके क्या प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। तो देखिए, घटना इतना ही है कि अमेरिकी सेना के लिए जो ईंधन ले जा रहा जो ईंधन टैंकर है उसे मालवाहक जहाज ने ब्रिटेन के जो नॉर्थ सी है, जो ये पूरा उत्तरी सागर वाला जो क्षेत्र है, यहीं पर टक्कर मारी, और इस कारण से उसमें आग लग गई। और इसमें कई सारे जो चालक दल हैं वो इसमें प्रभावित हुए। ये अलग बात है कि चालक दल को बचा लिया गया है। दोनों जहाज़ों पर सवार लगभग देखें तो जो 37 कह सकते हैं कि यहाँ पर जो चालक दल है उनके जो दल के मेंबर्स हैं वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं। हाँ, 1-2 लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। अब यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण समस्या देखने को मिल रही है इस पूरे घटनाक्रम में, वो ये देखने को मिल रही है कि ये जो तेल का रिसाव हुआ है, जेट ईंधन का जो रिसाव हुआ है, इसके संभावित जो पारिस्थितिकी पर्यावरणीय जो प्रभाव है वो क्या होंगे। इसको लेकर जो भी कह सकते हैं पर्यावरणविद हैं, जो पर्यावरण के प्रति सचेत जो लोग हैं, जो वैज्ञानिक हैं, वो लगातार चिंतित हैं। और इसके कारण इसकी जांच जो है वो समुद्री दुर्घटना जांच शाखा के द्वारा की जा रही है कि आखिर यहाँ पर जो क्षेत्र है वो कितना प्रभावित हो सकता है। और इसी कारण से देखें तो यहाँ पर जो पर्यावरणीय चिंता है वो खुलकर सामने आ चुकी है। और इसी के संदर्भ में जो ग्रीन पीस यूके है उसका ये कहना है कि टक्कर से किसी भी पर्यावरणीय क्षति की सीमा का आकलन करना अभी जल्दबाजी होगी। जबकि ये जो टक्कर है जिस क्षेत्र में उत्तरी सागर के हुआ है वो जो पूरा क्षेत्र है वो फिशिंग के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और यहाँ पर जो बर्ड्स हैं, जो पक्षी हैं, उनकी कॉलोनियाँ काफ़ी पॉपुलर हैं। तो इस कारण से देखें तो ये महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी क्षेत्र है। और यहाँ पर अगर इस तरह के जेट ईंधन के रिसाव हुए हैं तो ये कहीं ना कहीं चिंताजनक बात दर्शाते हैं। इसी के संदर्भ में वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि भारी मात्रा में जो कच्चा तेल है उसके रिसाव की तुलना में जो पर्यावरणीय प्रभाव है वो गंभीर कम हो सकते हैं। अब इसके पीछे कारण भी दिया जा रहा है, क्योंकि ये इस पूरे मामले में देखें तो जो स्कॉटलैंड है, स्कॉटलैंड जो यूनिवर्सिटी है, वहाँ के जो वैज्ञानिक हैं, जो रिसर्चर्स हैं, उनका ये कहना है कि जो समुद्री जो जैव विविधता है और जो जैव प्रौद्योगिकी केंद्र है उसका ये पूरा जो मामला है उसने इस पूरे मामले में एक तरह से चिंता तो व्यक्त की ही है।
लेकिन ये कहा है कि जलीय पर्यावरण पे पड़ने वाले जो प्रभाव हैं उसके नज़रिए से ये जो क्रूड ऑयल होता है, जो कच्चा तेल होता है, उसकी तुलना में जो जेट ईंधन है ये कम खतरनाक होता है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि जो जेट ईंधन होता है, ये अधिकांश जो जेट ईंधन होता है ये वाष्पीकृत हो जाता है, ये उड़ जाता है और ये जल्दी उड़ता है, जल्दी वाष्पीकृत होता है। तो इस कारण से कहा जा रहा है कि जो क्रूड ऑयल होता है उसका जो ऑयल स्पिल होता है, रिसाव होता है, वो काफ़ी खतरनाक होता है। लेकिन यहाँ पर चूंकि जेट ईंधन की बात कही जा रही है तो इसके बारे में कहा जा रहा है कि इसका जो रिसाव हुआ है ये अपेक्षाकृत इसका जो प्रभाव है वो कम पड़ेगा, क्योंकि ये जल्दी से वेपोराइज हो जाता है, वाष्पीकृत होकर उड़ जाता है। लंदन की बात करें तो लंदन में जो ऑर्गेनिक जियोकेमिस्ट्री के जो प्रोफेसर हैं उनका ये कहना है कि जो जेट ईंधन है ये कच्चे तेल की तुलना में देखें तो अधिक तेजी से वाष्पीकृत होते हैं और अधिक तापमान जो है ये जैव निर्मीकरण को भी तेज करता है। और इसी के संदर्भ में वैज्ञानिकों का ये कहना है कि यहाँ जो सब ईंधन फैला हुआ है इसके इस्तेमाल की जो दर है, जो बैक्टीरिया के द्वारा जो विनाश की दर है, उस पर भी बहुत हद तक इसकी जो स्थिति है वो निर्भर करेगी। तो ये पूरा मामला है जिसके संदर्भ में हमने देखा कि आखिर ये पूरा जो घटनाक्रम है, आखिर ये घटनाक्रम हुआ कैसे है और क्यों चर्चा में है और इससे जुड़ी हुई कौन सी चिंताएं हमें देखने को मिल रही हैं। अब ये पूरा जो घटनाक्रम हुआ है ये कहाँ पर हुआ है, तो ये पूर्वी इंग्लैंड के समीप हुआ है और ये कौन सा क्षेत्र है, तो ये उत्तरी सागर वाला क्षेत्र है। तो थोड़ा सा इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए कि आखिर जो उत्तरी सागर है ये कहाँ पर है। तो देखिए, ये देखें तो यूनाइटेड किंगडम है, इसके पूरब में आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा ये नॉर्थ सी, इसके साउथ में आएंगे तो नीदरलैंड, बेल्जियम, ये देश आपको देखने को मिलेंगे। पूरब में आएंगे तो एक तरह से उत्तर पूरब में देखेंगे तो नॉर्वे आपको देखने को मिलेगा। ईस्ट में आएंगे तो आपको डेनमार्क देखने को मिलेगा और यहीं पर अगर साउथ ईस्ट में आएंगे तो आपको जर्मनी देखने को मिलेगा। तो ये सारे देश यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। दूसरी बात करें तो जो उत्तरी सागर है इसकी जो भौगोलिक अवस्थिति है, इधर देखिए ये पूरा अटलांटिक महासागर का क्षेत्र है। तो एक तरह से देखें तो ये अटलांटिक महासागर का ही क्या है, ये पार्ट है। तो उत्तरी सागर क्या है, ये अटलांटिक महासागर का उथली उत्तर पूर्वी शाखा कही जा सकती है। तो ये क्या है, तो ये अटलांटिक जो महासागर है उसी की उत्तर पूर्वी शाखा है, यानी कह सकते हैं अटलांटिक महासागर का ही एक भाग है। दूसरी बात करें तो जो ब्रिटिश द्वीप है, कई सारे जो द्वीप हैं आप देख सकते हैं ये इसी में अवस्थित हैं। और इस पूरे अगर हम बात करें कि ये जो नॉर्थ सी है, उत्तरी सागर है, ये क्या होता है कि इधर देखिए जो इंग्लिश चैनल है इसके माध्यम से ये क्या हो जाता है, तो ये अटलांटिक महासागर से जुड़ जाता है। और ये जो पूरा क्षेत्र है ये दुनिया में अगर हम बात करें तो पर्यावरण के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। यही नहीं, अगर इकोनॉमिक दृष्टिकोण से देखें तो यहाँ जो फिशिंग की एक्टिविटी है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का जो उत्पादन है वो किया जाता है। टूरिज्म के दृष्टिकोण से देखें तो ये महत्वपूर्ण है। यही नहीं, सामरिक दृष्टिकोण से भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और दुनिया के बड़े बड़े जो बंदरगाह हैं वो उत्तरी सागर में आपको देखने को मिलेंगे, जैसे हैम्बर्ग है, रोटरडैम है, ये सब यहीं पर आपको देखने को मिलेंगे। तो ये इसकी भौगोलिक अवस्थिति हमने देख ली और इससे जुड़ी हुई जो बातें हैं वो भी हमने देख ली। अब बात कर लेते हैं जो उत्तरी सागर है इसकी जो सीमाएं हैं वो कहाँ कहाँ से लगती हैं, किन किन देशों से लगती हैं। तो एक एक करके अगर हम देखें तो देखिए जो नॉर्थ सी है ये सीधे लगता है, इधर आप देखेंगे तो ग्रेट ब्रिटेन, यानी देखें तो इधर इंग्लैंड है, इधर देखें तो स्कॉटलैंड है, इनसे इसकी लगती है। यहाँ पर देखिए तो दो आइलैंड आपको यूके के देखने को मिलेंगे, जो सेटलैंड आइलैंड है और जो ऑर्केनी आइलैंड है, ये दोनों इससे लगते हैं। इसके अलावा देखिए इधर आएंगे तो नॉर्वे की सीमा लगती है, डेनमार्क की सीमा लगती है और उसके बाद आएंगे तो इधर देखिए नीदरलैंड, बेल्जियम और फिर ये जो देश हैं इनकी जो सीमाएं हैं फ्रांस, ये सभी इससे लगते हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पर एक दो और भौगोलिक अवस्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे अगर हम बात करें तो यहाँ पर दो जल संधि आपको देखने को मिलेंगी। जल संधि का मतलब आप जानते हैं कि जल का एक संकीर्ण प्रवाह
जो क्या करता है, दो बड़े जलीय क्षेत्रों को जोड़ने का काम करता है और दो जो स्थलीय खंड हैं उनको अलग करने का काम करता है। तो देखिए, एक तो यहाँ जो संकीर्ण जलीय क्षेत्र देखने को मिलेगा वो इंग्लिश चैनल देखने को मिलेगा और दूसरा जो देखने को मिलेगा स्टेट ऑफ डोवर, डोवर जो जल संधि है वो देखने को मिलेगी। तो ये क्या करते हैं, तो यहाँ पर देखिए इधर जो नॉर्थ सी है, नॉर्थ सी से इधर जो अटलांटिक ओशियन है उससे जोड़ने का काम कौन करता है, तो डोवर स्टेट और इंग्लिश चैनल। और ये दोनों किन दो स्थलीय खंडों को अलग करते हैं, तो इधर देखिए ये पूरा ग्रेट ब्रिटेन वाला क्षेत्र है और इधर आप देखेंगे तो आपको पूरा जो इधर बेल्जियम फ्रांस वाला जो क्षेत्र है ये देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर देखें तो यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण संकीर्ण जलीय क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा, वो कौन सा है, तो देखिए यहाँ पर एक स्टेट देखने को मिलेगा जिसका नाम है स्कागेरक स्टेट और यहीं पर कट्टागट एक बे यानी खाड़ी देखने को मिलेगी। और ये क्या करता है, तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो इधर बाल्टिक सागर है, ये कौन सा है, तो ये बाल्टिक सागर क्षेत्र है और इसको ये जो संधि है ये किससे जोड़ती है, तो ये नॉर्थ सी से जोड़ने का काम करती है और दो जो स्थलीय खंड है उनको अलग करती है। जैसे इधर देखिए तो डेनमार्क का क्षेत्र है, इधर स्वीडन का क्षेत्र है, या डेनमार्क को इधर नॉर्वे से भी ये अलग करने का काम करती है। तो ये दो जो जल संधियां हैं ये आपको ध्यान देना है, ये स्टेट आपको पता होने चाहिए, ये यहाँ से आपके प्रश्न बन सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पर कई सारे छोटे बड़े जो आइलैंड हैं वो भी हमें देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा जो आपको ध्यान देने वाली बात है वो है उत्तरी सागर में जो गिरने वाली नदियां हैं, जिन नदियों का निकास नॉर्थ सी में होता है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे देखिए उत्तरी सागर में बहुत सारी जो नदियां हैं उनका निकास होता है। इधर यूरोप की जो नदियां हैं जैसे एल्ब है, रेजर है, यहाँ पर देखेंगे तो राइन नदी है, एम्स है, म्यूज है, सेल्डट है, टेम्स है, हम्बर है, ऐसे बहुत सारी देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण जो नदियां हैं उनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं और इनकी जो लोकेशन है वो भी यहाँ पर दर्शाए गए हैं कि कौन सी नदी किस क्षेत्र में और किस क्रम में गिरती है। तो ये आपसे पूछे जा सकते हैं और इन नदियों से जुड़े हुए जो इन्फॉर्मेशन है वो भी आपसे पूछे जा सकते हैं, जिसमें सबसे जो महत्वपूर्ण नदी है वो राइन नदी है और फिर इंग्लैंड की जो टेम्स नदी है ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसके अलावा देखें तो यहाँ की जो जलवायु है, उत्तरी सागर की जो जलवायु है, तो अगर जलवायु की हम बात करें तो जो उत्तरी सागर की जो अवस्थिति है ये समशीतोष्ण जो अक्षांश है उनके भीतर अवस्थिति होने के कारण जो यहाँ की जलवायु है वो समशीतोष्ण प्रकार की है और पश्चिमी जो हवाएं होती हैं उनका जो संचलन है अटलांटिक जो महासागर है उसमें बहने वाली जो समुद्री जलधाराएं हैं वो इस क्षेत्र की जो जलवायु है उसको काफ़ी हद तक प्रभावित करती हैं। बड़े पैमाने पर देखें तो पश्चिम की जो हवाएं हैं उनमें कम दबाव वाली जो प्रणाली होती है वो उपस्थित होती है और उत्तरी सागर में जो समुद्री समशीतोष्ण जो समुद्री जलवायु है वो महत्वपूर्ण रूप से यहाँ पर देखने को मिलती है, जिसमें थोड़ा जो तापमान होता है, जो टेम्परेचर होता है वो अपेक्षाकृत अधिक होता है। यहाँ पर अगर उत्तरी सागर हम देखेंगे तो जो विंटर सीजन होते हैं वो अपेक्षाकृत क्या होते हैं, सर्दियों का जो समय होता है वो अपेक्षाकृत लंबा होता है। गर्मियाँ जो होती है वो अगर समर सीजन की बात करें तो उनकी जो लंबाई होती है यानी समर सीजन का जो समय होता है वो अपेक्षाकृत सर्दियों की अपेक्षा कम होता है। गर्मियों में जो यहाँ का टेम्परेचर है अगर हम बात करें तो वो ज़्यादा नहीं होता है, वो कितना होता है तो 17 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ये डिग्री सेल्सियस में हम नहीं बोल रहे हैं। जबकि सर्दियों में देखें तो ये 6 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास देखने को मिलता है और सर्दियों के महीने में देखें तो यहाँ अक्सर स्टॉर्म या तूफान देखने को मिलते हैं। तो इस कारण से ये जो क्षेत्र है ये चर्चा में रहता है। इसके अलावा देखिए अगर हम बात करें कि उत्तरी जो सागर है जो नॉर्थ सी है आखिर इसका इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में क्या महत्व है, तो पहले हमने बताया कि अगर हम बात करें तो जो नॉर्थ सी है इसकी जो भौगोलिक अवस्थिति है वही सबसे महत्वपूर्ण है और इस कारण से इसके अगर सैन्य दृष्टिकोण से देखें, सामरिक दृष्टिकोण से देखें तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा देखें अगर इसके इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव की मूल बात करें तो ये जो पूरा क्षेत्र है ये मछली उत्पादन के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण है। तो मत्स्य पालन के दृष्टिकोण की अगर हम बात करें तो ये क्षेत्र महत्वपूर्ण हो जाता है और जो भी यूरोपीय देश हैं उनके बीच में जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो परिवहन है, उस दृष्टिकोण से देखें तो ये क्षेत्र महत्वपूर्ण है
और समुद्र तल के नीचे इस पूरे क्षेत्र में अगर हम देखेंगे तो पेट्रोलियम और जो प्राकृतिक गैस है उसकी काफ़ी भंडार उपलब्ध हैं। तो इस कारण से भी इकोनॉमिक दृष्टिकोण से इसका महत्वपूर्ण महत्व हो जाता है। और यूरोपीय देशों के बीच में जो यूरोप है, मध्य पूर्व जो यूरोप है और उनके बीच में जो व्यापार है, जो शिपिंग है और दुनिया के जो अन्य क्षेत्र है उनसे जोड़ने के दृष्टिकोण से देखें तो यहाँ पर जो कह सकते हैं उत्तरी सागर है ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसा कि हमने बताया कि अटलांटिक महासागर से जो इंग्लिश चैनल है, जो डोबर स्टेट है, वो जोड़ने का काम करता है। ऐसे ही आगे बढ़ेंगे तो उत्तरी सागर कनेक्ट हो जाता है बाल्टिक सी से। तो इस कारण से देखें तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। अब ये पूरी चर्चा हमने देख ली। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर जैसा कि हमने बताया कि बहुत सारी जो नदियाँ हैं वो उत्तरी सागर में आकर मिलती हैं। उनमें जो सबसे महत्वपूर्ण नदी है वो राइन नदी है। तो थोड़ा सा राइन नदी के बारे में भी हम देख लेते हैं कि आखिर जो राइन नदी है ये कहाँ से निकलती है। तो देखिए, आप देखेंगे तो ये स्विट्जरलैंड देश है, स्विट्जरलैंड से ही ये निकलती है। यहीं पर जो स्विस आल्प्स जो पर्वत है वही क्षेत्र से ये राइन नदी निकलती है। यहाँ पर जो ग्राउंड बुंडेन जो कैंटन है उसी प्लेस से निकलते हुए ये आगे बढ़ते हुए कहाँ इसका निकास होता है तो ये फिर उत्तरी सागर में देखेंगे तो यहाँ पर जो रोटरडैम है यहीं पर इस नदी का निकास होता है। दूसरी बात करें तो इस रोटरडैम में निकास से पहले ये जो नदी है ये लगभग 6 देशों से होते हुए प्रवाहित होती है। जैसे आप देखेंगे इधर से आप बढ़ेंगे तो देखिए जर्मनी एक महत्वपूर्ण देश है, नीदरलैंड के अलावा फ्रांस, स्विट्जरलैंड और लिechtenstein जैसे देशों से होकर ये आगे प्रवाहित होती है। इसके अलावा देखिए तो ऑस्ट्रिया में भी ये प्रवाहित होती है। तो इस तरह से ये जो नदी है ये लगभग 6 देशों में प्रवाहित होती है। और इस क्षेत्र में अगर हम बात करें तो ये बड़ी ही महत्वपूर्ण नदी है। और डेन्यूब नदी के बाद ये जो है ये मध्य और पश्चिमी यूरोप की दूसरी सबसे लार्जेस्ट रिवर के तौर पे भी जानी जाती है। और जो राइन नदी है चूंकि कई सारे देशों से होकर प्रवाहित होती है तो जब भी ये अलग अलग क्षेत्रों में जाती है तो इसके जो नाम होते हैं उस क्षेत्र के अनुरूप बदलते जाते हैं। जैसे अगर हम बात करेंगे तो फ्रांस और जर्मनी में जाएंगे तो इसका जो नाम है वो राइन है, लेकिन वही नीदरलैंड में जाएंगे तो इसका जो नाम हो जाता है वो रिज्न हो जाता है। तो इस तरह से इसके जो नाम है वो परिवर्तित तो होते गए हैं। यही नहीं, स्विट्जरलैंड और जर्मनी के बीच में ये एक तरह से प्राकृतिक सीमा बनाती है। जर्मनी के बाद देखें तो ऑस्ट्रिया जो है और लिechtenstein के बीच में भी ये प्राकृतिक सीमा बनाती है। और इसके नदी के किनारे देखेंगे तो बहुत सारे जो महत्वपूर्ण शहर हैं, जो बड़े बड़े शहर हैं वो अवस्थित हैं। जैसे कोलोन है, रोटरडैम है, ये सारे जो नगर हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। और कई सारी जो नदियां हैं वो भी इसकी सहायक नदी आपको देखने को मिलेंगी क्योंकि ये लंबी नदी है। और इस कारण से देखें तो कई सारी जो नदियां हैं वो इससे आकर मिलती हैं। जैसे देखेंगे औरे है, तमीना है, मोसेले है, रफ्ट है, रिंदातुमा है, प्लेसूर है। तो ये बहुत सारी जो नदियां हैं वो इससे आकर मिलती हैं और औद्योगिक परिवहन को सुगम ये बनाती हैं। और इस पूरे क्षेत्र में देखें तो जो राइन नदी है ये औद्योगिक उत्पादन के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण हो जाती है। और दुनिया के लगभग 20% जो रासायनिक उद्योग हैं उनका जो निर्माण है वो इस नदी के किनारे देखने को मिलते हैं। तो इस कारण से ये नदी महत्वपूर्ण हो जाती है। इस पूरे चर्चा को हमने देखा कि आखिर जो उत्तरी सागर, इंग्लैंड के पूर्वी इंग्लैंड के समीप उत्तरी सागर में जो एक अमेरिकी सेना के लिए जेट ईंधन ले जा रहा जो टैंकर था उसे एक मालवाहक जो जलपोत था उसने टक्कर मारी, आग लग गई। इस पूरे घटनाक्रम को हमने देखा क्योंकि यहाँ पर जो जेट ईंधन है उसका रिसाव हुआ है। उसके संदर्भ में देखें तो पर्यावरणीय जो कह सकते हैं कि यहाँ पर चिंताएं हैं वो उत्पन्न हुई हैं। और इसी के संदर्भ में जो उत्तरी सागर है और उससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हो सकते हैं उन पर हमने बात की। अब इस पूरी चर्चा पर आधारित एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित जल डमरू मध्य पर विचार कीजिए। ठीक है, अलग अलग यहाँ पर स्टेट दिए गए हैं, डोबर, जलडमरू मध्य, इंग्लिश चैनल, स्केगर्क स्टेट, कटेगाट खाड़ी और डेनिस जलडमरू मध्य। पूछा जा रहा है कि उपरोक्त में से कौन सा जो स्टेट है जलडमरू मध्य है जो उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। ठीक है, ये आपको बताना है। विकल्प है केवल 1 यानी डोबर जलडमरू मध्य, केवल 3 यानी स्केगर्क स्टेट, और सी है 3 और 4 यानी कि स्केगर्क जो स्टेट है और कट्टेगाट जो खाड़ी है
और डी जो है वो केवल 5 यानी डेनिस जल डमरू मध। तो इसे आप हल कर सकते हैं और जो भी आपका उत्तर होगा वो हमें कमेंट के माध्यम से प्रेषित कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने इस पूरे घटनाक्रम को जाना समझा और इससे जुड़े हुए जो भी अहम पहलू थे उन पर प्रकाश डाला। इसके साथ ही जो भी महत्वपूर्ण भौगोलिक अवस्थिति थी उन पर भी हमने बात की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।